यस. सो इन कंटिन्यूइंग वी स्टडी अबाउट हार्ट. ठीक है. अब हार्ट क्या है? हार्ट बेसिकली 2 BHK फ्लैट है हमारा. ये 2 बेडरूम, ये हॉल और ये किचन. ठीक है. बट हम ऊपर वाले दो चैम्बर्स को राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे. नीचे वाले दो चैम्बर्स को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे. ठीक है. ये आईवीसी और एसवीसी. आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा, एसवीसी मतलब सुपेरियर वेना कावा. पीए मतलब पल्मनरी आर्टरी, पीवी मतलब पल्मनरी वेन. ठीक है. ये है एओर्टा. ये जो बड़ी ब्रांच है इसको बोलते हैं एओर्टा, जिसकी 3 ब्रांचेज है, एस सी, मा, सी. एस सी मतलब सब क्लवाइकल आर्टरी, दिस इज मेन आर्टरी, और दिस इज कैरोटिड आर्टरी. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या क्या है. एओर्टा का तो मेन काम है, ये एओर्टा यहाँ से गई, पीछे से निकल के 3 ब्रांचेस बनी इसकी, सब क्लवाइकल. सब क्लवाइकल आर्टरी ब्लड सप्लाई करेंगी हेड, नेक और बैक. मेन आर्टरी सप्लाई करेंगी ब्लड पूरे बॉडी को, और कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करेंगी ब्लड पूरे ब्रेन को. ठीक है. अब देखते हैं हम इसमें ब्लड आता कहाँ से है और जाता कहाँ है. ठीक है. इंफीरियर वेना कावा मतलब ऐसी वेन जो बेसिकली नीचे से ब्लड लाएंगी राइट ऑरिकल में, गंदा ब्लड जिसको हम बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड. सुपेरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर से ब्लड लाएंगी गंदा. गंदा ब्लड मतलब जिसमें CO2 है, इम्प्योर ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. ऐसा सारा ब्लड आके कलेक्ट कहाँ हुआ? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल के बाद ये है टीसीवी, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. जब ये ओपन होंगी तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? नीचे, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड इधर से जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा. ये जाएगा लंग्स में, लंग्स से प्यूरिफाई होगा, और फिर प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ आएगा? पीवी में, यानी पल्मनरी वेन से अंदर लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगी, बीसीवी बाइकस्पिड वॉल्व, और सारा ब्लड आएगा नीचे. ठीक है. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस ऊपर जाएगा और सीधा एओर्टा से ये तीनों ब्रांच से बाहर, राइट, पूरे बॉडी में घूम के आ गया. ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि हमको समझने में मुश्किल जाता. ठीक है. तो हम एक ब्लॉक बनाएंगे. ये हार्ट हो गया. हार्ट के हो गए हमारे 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. आरए में ब्लड आया कहाँ से? बॉडी से. तो हम लेते हैं, ये आ गया बॉडी से ब्लड. बॉडी से ब्लड आया आरए में विद द हेल्प ऑफ आईवीसी, एसवीसी. ठीक है. आरए से गया आरवी में, और आरवी से गया कहाँ? लंग्स में. ये गया लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी. ठीक है. लंग से ब्लड प्यूरिफाई हुआ और कहाँ आया? एलए में विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन. ये रहा पल्मनरी वेन, आ गया एलए में. एलए से नीचे उतरा, आया एलवी में, और एलवी से ये फ्रेश ब्लड है, ये कहाँ जाएगा? बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. राइट. ये डायग्राम को हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम. ठीक है. क्या बोलेंगे इसको? स्कीमेटिक डायग्राम. लेकिन इसमें हम सर्कुलेशन भी पढ़ लेते. ये देखो, हार्ट है, हार्ट से लंग्स में गया, लंग से वापस हार्ट में आया, इसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन. पल्मनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट टू लंग्स एंड बैक इन टू हार्ट, इसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन. जब आप हार्ट से बॉडी में लेके जाएंगे और बॉडी से हार्ट में लेके आएंगे, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी एंड बैक इन टू हार्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन. यहां हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन. ठीक है. आप इसको डीपीएस के नाम से याद रख सकते हैं. डीपीएस यानी डबल सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू पल्मनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. यानी पहले हार्ट से लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होगा, फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से बॉडी में जाएगा प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बन के फिर से हार्ट में आएगा. हमने यही चीज़ यहाँ पढ़ी.
बट ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, हमने देखा इसके 4 चैम्बर होते हैं। इसका वेट जो होता है वो होता है 245 टू 300 ग्राम। ठीक है, ये 245 टू 300 ग्राम होता है अपना हार्ट। ठीक है, अब बेसिकली हम जब छोटे होते हैं तो हमारी कमर होती है, हार्ट इतना। ठीक है, इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक छोटी मशीन है जो एक फ्लोर के ऊपर सिंटेक्स की टंकी है मेरी, उसको पानी पहुंचा रही है। धीरे धीरे मैंने घर बनाया 3 फ्लोर की, वही मशीन काम आ रही छोटी वाली। आज मेरा घर अगर 6 फ्लोर का बन गया तो वही मशीन काम आएगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमारा हार्ट तो ऐसा नहीं है, हमारा हार्ट तो वैसे ही होता रहा। हमारी कमर है तो हार्ट इतना ऐसा ऐसा काम करेगा। कमर कमरा बन गई तो और ऐसा ऐसा, कमरा हॉल बन गया तो ये और ऐसा ऐसा करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हार्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर। ठीक है, ये अगर स्टॉप हो गया तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। राइट, हार्ट में जो साउंड आता है वो आता है लब डब। हार्ट में साउंड क्या आता है? लब डब। हार्ट में एक सिंगल बीट में ब्लड बाहर निकलता है, एक बीट में 70 ml। हमारे पास बीट कितनी होती है? 72 बीट में कितना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 72 इंटू 70, ये हो जाता 5040 ml। यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड बाहर फेंकता? 5040 ml। इस 5040 ml को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट, आउटपुट मतलब कितना ब्लड वो बाहर रिलीज करता। ठीक है, मगर इसका एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपकी 72 हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml हो गया। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड beat by a heart in a single beat और the amount of blood pump by heart in a single beat। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन अ सिंगल बीट कितना आएगा वो? 70 ml। और हमारी हार्ट रेट कितनी है? 72। तो 70 इंटू 72 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5040। राइट, ये है हमारा हार्ट। इसमें क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट होने के वजह से इसमें इस पोर्शन को हम बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी या तो फिर सर्कुलेशन इन बॉडी। लेकिन सर्कुलेट क्या होता है इसमें? ब्लड। अब हम देखेंगे कि ब्लड के टाइप्स क्या है और ब्लड कोएगुलेट कैसा होता। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं ब्लड। जो हमारा ब्लड है इट इज डिवाइडेड इनटू 2, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% डिजॉल्व प्रोटीन। 10% डिजॉल्व प्रोटीन। ब्लड सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मेंटेन करेंगे, और प्लेटलेट्स ब्लड को प्रिवेंट करती है ताकि ब्लड बाहर ना जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलेंगे हम? ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअल होता क्या है कि जब भी आपको इंजुरी है बॉडी में, अगर आपको इंजुरी है, जैसे ही आपको इंजुरी हुई तो बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन,
ये कन्वर्ट हो जाता थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता फाइब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ठीक है, ये जैसे ही कन्वर्ट होगा, इंजुरी हुई, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता फाइब्रिन में। इसमें 3 प्रोसेस आती है। फर्स्ट वन इज प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेकेंड इज प्लेटलेट फर्स्ट इज प्लेटलेट एक्टिवेशन, second is aggregation, platelet aggregation, and the third one is platelet adhesion। ठीक है, यानी जैसे ही सपोज आपको यहाँ कट गया तो यहाँ प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगी, वो दूसरे प्लेट को एग्रीगेट करेगी, एग्रीगेट मतलब पास में बुलाएगी, जैसे ही उसने बुलाया तो वहाँ जाके वो चिपक जाएगी, इसको बोलते प्लेटलेट अधेशन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन हुआ तो प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता, प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बिन करवा देगा, और फाइब्रिनोजन से जैसे फाइब्रिन हो गया तो वहाँ प्लेटलेट अधेज हो जाएगी। कभी आपने देखा होगा, आपने प्लेटलेट निकाला होगा तो एक वाइट कलर का स्किन का टुकड़ा भी ऐसा बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। ये है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग 2 से 8 मिनट में हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग 2 से 8 मिनट में हो जाता है, बट डायबिटीज़ पेशेंट में ये डिले हो जाता है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट में ज़ख्म जल्दी नहीं सूखते, द रीज़न इज़ दैट ओनली कि डायबिटीज़ पेशेंट में विटामिन के कम हो जाता है, जिसके कारण ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। जब ये कन्वर्ट होगा ही नहीं तो आगे की प्रोसेस चालू ही नहीं होंगी, जिसके कारण हमारा ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाएगा, लेट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड एंड हार्ट। ठीक है, अब हमारे बॉडी की सारी प्रोसेस लगभग सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन खाने के बाद हमें पचाना पड़ता है, पचाने के बाद हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है, तो उस एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में होता है किडनी। तो एक्सक्रीशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी यहाँ से क्या जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, या कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज किडनी। ठीक है, दिस इज यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट जहां से यूरेटर चालू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। अब अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड गिव डिटेल्स अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होगा, 2 कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती है कॉल्ड एज एड्रिनालिन। हमारे बॉडी में क्या सिक्रीट होता, एड्रिनालिन। ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है जो बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगा। ठीक है, हमारे पास 2 किडनी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और पेल्विक कैविटी में होती है, यानी जहाँ हम पैंट पहनते हैं उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। ठीक है, ऐसी कैविटी में हमारी किडनी प्रेजेंट रहेगी। इसका जो वेट होता है, किडनी का वेट 135 ग्राम ईच किडनी। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, विथनेट होती है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी यूरिन किडनी में बनेंगी वो बनेंगी विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, यानी इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। यानी जहाँ यूरिन बनने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। राइट, किडनी की लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस 4 सेंटीमीटर होती है। किडनी में यूरिन जमा होने के बाद वहाँ पे एक एपर्चर होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। यहाँ से यूरिन कलेक्ट होके यूरेटर से कहाँ आती, नीचे।
जो यूरेटर होता है ये 25 टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो यूरिन कलेक्ट करेंगी किडनी से और वो कहाँ लेके आएगी उसको, यूरेनरी ब्लैडर तक। यूरेनरी ब्लैडर एक मस्क्यूलर बैग होता है, ये एक मस्क्यूलर बैग है जो बेसिकली 1.5 लीटर यूरिन स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसमें कितनी यूरिन स्टोर होती है, 1.5 लीटर। और यहाँ एक मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेट्रूजर मसल, डेट्रूजर मसल्स। और यहाँ एक और मसल्स होते हैं यूरेथ्रा में जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्चर मसल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि ये डेट्रूजर मसल है हमारे और स्पिंक्टर मसल्स है। एक्शन क्या होता, डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्पिंक्टर रिलैक्स तो यूरिन रिलीज्ड। डेट्रूजर मसल रिलैक्स, स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, यूरिन स्टोर। यूरिन क्या हो जाएगी, स्टोर। कहाँ, यूरेनरी ब्लैडर में। और यूरेनरी ब्लैडर में यूरिन 1.5 लीटर तक के स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये देखा कि हमारे पास 2 ग्लैंड्स है किडनी के ऊपर जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता। ठीक है, हमारे पास 2 किडनी होती है जिसका वेट 135 ग्राम ईच होता है। इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस होता है 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, यानी ये यूरिन बनाएंगे। जब ये यूरिन बनाएंगे तो यूरिन कलेक्ट कौन करेगा, यूरेटर। लेकिन जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। यूरेटर यूरिन कलेक्ट करेगा और सीधा कहाँ लेके आएगा, मस्क्यूलर बैग में, कॉल्ड एज यूरेनरी ब्लैडर। यहाँ 1.5 लीटर ऑफ यूरिन डिपॉजिट होती है। फिर रिलीज करने की जब बारी आएगी तो वो करेगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो मेल में बड़ा होता है और फीमेल में छोटा। मेल में ये होता है 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और फीमेल में होता है 4 टू 5 सेंटीमीटर। राइट, डेट्रूजर मसल यूरेनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाता, मतलब यूरिन रिलीज हो जाएगी बॉडी के बाहर। और डेट्रूजर मसल रिलैक्स हो गया और स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट तो यूरिन जमा होगी डेट्रूजर मसल्स में, मतलब यूरेनरी ब्लैडर में। राइट, दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन यानी होता क्या है और हमारे पास यूरिन बनती कैसे। हम वो दोनों प्रोसेस देख लेते। ठीक है, तो वी हैव नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूल होता है, इसके अंदर पीसीटी डीसीटी होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड अपने आप को फिल्टर करता और वापस चला जाता। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इसको हम बोलते बोमन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। दिस इज proximal convoluted tubule. This one is Henle's loop और इसको लूप ऑफ हेनले भी बोला जाता है। दिस इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, किडनी में ब्लड आया, यानी किडनी में ब्लड कैसे आया, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से ब्लड अगर आया तो यहाँ पे ये फिल्टर होते हैं, यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे सारा ब्लड फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा, फिल्टर होके उसके अंदर की जो गंदी चीज़ें हैं वो इधर आ जाएगी, यानी वो आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल मतलब पहला पहला, कन्वोलेटेड मतलब जिगजैग और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सारी गंदगी यहाँ पहुँचेगी। अगर इसमें भी, लेकिन इसमें कैसा होता है कि ये फास्ट प्रोसेस है, तो ये ब्लड में से कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ आ जाती फिल्टर होके, तो हम लोग वापस उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते ब्लड में। जैसे ही वो सारा फिल्टर हेनलेज लूप में गया, यहाँ एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता कि ये जो ट्यूब है ये थोड़ी मोटी है, यहाँ आके बारीक हो जाती है और फिर यहाँ से वापस मोटी हो जाती है।
ठीक है। और इसका रीज़न क्या है कि अगर यहाँ से यूरिन पास हो रही है, ठीक है, यहाँ हमने इसको दबा दिया तो यहाँ से प्रेशर आएगा और प्रेशर से ये नीचे जाएगा, तो नीचे से प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा इसको ऊपर उठाने के लिए, समझ रहे हो। यहाँ ऐसा आया, यहाँ यूरिन आ गई, अब हमने जैसा पाइप में से पानी निकालना है हमको और बहुत प्रेशर से आगे भेजना है तो हम उसको दबा देते तो प्रेशर बढ़ जाता। सेम ऐसा ही यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ प्रेशर से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर गया तो कहाँ आया, ये डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में, ठीक है। यहाँ पे भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कैल्शियम का, सोडियम का, लेकिन अगर हमें वो ज़रूरत नहीं है तो सारी चीज़ कहाँ जाती, कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे ही ये कलेक्टिंग डक्ट में गई तो वहाँ से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, ठीक। एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर आता है, इसका स्ट्रक्चर पूरा लिखना। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनती कैसे है बॉडी में, ठीक है। यूरिन बनती है नेफ्रॉन से, लेकिन इसमें 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी क्या हो रहा है, फिल्टर। दूसरा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब तीनों प्रोसेस में होता क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, रीनल वेन से ब्लड चला गया और यहाँ फिल्टर हो गया, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल में। जैसा ही ये फिल्टर हो गया, ये फिल्टर कुछ सेकंड में होता, कुछ सेकंड में फटाक से हो जाता, तो यहाँ पे जो सारा कंटेंट आएगा, हो सकता है कि इसमें अच्छी चीज़ें भी आ गई हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये वापस रीएब्जॉर्ब होती, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होता है हेनलेस लूप में। जैसे अगर हमको लगता है कि यार गर्मी में पानी वैसे ही वेस्ट हो जाता है स्वेट वेट के इससे, तो हमारे बॉडी में पानी रहना चाहिए, तो हेनलेस लूप क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता। तो यानी हमारा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल और एचएल हेनलेस लूप में। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होता है, डीसीटी में, यहाँ डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में। अगर बॉडी को ऐसा लगता है कि वाटर ज़्यादा है और इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो बॉडी सिक्रीट करती एक हार्मोन कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, जो वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा। अगर बॉडी को लगता है कि कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है तो बॉडी सिक्रीट करेंगी कैल्सीटोनिन, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर बॉडी को लग रहा है कि सोडियम ज़्यादा जा रहा है तो बॉडी सिक्रीट करेंगी अल्डोस्टेरॉन और सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ये हमारे 3 हार्मोन्स है, वैसोप्रेसिन वाटर को एब्जॉर्ब एक्सक्यूज मी, वैसोप्रेसिन वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्सीटोनिन कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने के लिए, और अल्डोस्टेरॉन सोडियम को एब्जॉर्ब करने का, रीएब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, रीनल वेन से गया, ब्लड जो फिल्टर होगा वो कहाँ आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी आ जाएगी तो उसको हम वापस रीएब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो चीज़ रीएब्जॉर्ब हो गई उसको बोलेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि हमको कुछ चीज़ यूरिन में नहीं जाना चाहिए, वो हमारे पास रहना चाहिए हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी करती ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। वो कहाँ होता है, डीसीटी में। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब ये 3 हार्मोन सिक्रीट करेगी, वैसोप्रेसिन, कैल्सीटोनिन, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। इसके अलावा हमारी किडनी हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है वो विद द हेल्प ऑफ रास सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, दैट इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। जब भी बीपी लो हो जाएगा, यानी क्या हो गया, बीपी लो, तो किडनी क्या सिक्रीट करता है, रेनिन। रेनिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन में, फिर इसको लीवर कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर लंग्स
with the help of angiotensin converting enzyme. This is converted into angiotensin 2, राइट. अब ये होता है लीवर में, ठीक है. अब रेनिन कब सीक्रेट होगा? जब बीपी कम रहेगा. जैसे ही बीपी कम है तो रेनिन सीक्रेट होगा. रेनिन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन लीवर में जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स के पास जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. और एंजियोटेंसिन 2 क्या है? पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को दबाने वाला. ब्लड प्रेशर कम हुआ क्योंकि वेसल्स डायलेट है, जैसे पाइप इतना मोटा है इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो गया. इसको बढ़ाना है तो हमको इसको दबाना पड़ेगा. तो इसको दबाने के लिए अब हम अंदर जाके वेसल्स को दबा नहीं सकते, है ना. जैसे यहाँ बीपी कम है तो अंदर हाथ डाल के दबाएंगे क्या? इसको पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हमको ये सिस्टम पे विश्वास रखना पड़ता है, और ये सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. अभी वेसल्स कैसी है? डायलेटेड, मतलब ऐसी है, ठीक है. जब ये पूरा सिस्टम हो जाएगा तो ये पतली हो जाएंगी. मतलब क्या हो गया? पहले ये बड़ी हुई थी, अब ये कम हो गई, तो बीपी बढ़ेगा कि कम होगा? बट ऑब्वियस बढ़ जाएगा, ठीक है. अब इस फिनोमिना को अगर ये यहाँ से पास ऑन होंगे तो इस फिनोमिना को लगता है कम से कम 3 से 8 मिनट. अगर आपको विद इन अ मिनट चाहिए तो यहाँ पे रेनिन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन विद द हेल्प ऑफ अल्डोस्टेरॉन, इसको लगता 1.5 से 3 मिनट, ठीक है. इस सिस्टम को हम बोलते रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट. दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन एंड लाइफ प्रोसेस 1. थैंक यू.